तो जैसा कि हम ये इस चीज़ की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि हमारा पूरा सेशन यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। इसमें हम मेक आईएएस संस्था की टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करते हैं और इसी प्रकरण में आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया है? पहला कथन दिया है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कानूनों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल दो सही है, डी है एक और दो दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम पहले थोड़ा सा भारतीय न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है यह कार्यपालिका और विधायिका से एक स्वतंत्र निकाय है, जो कि हमारे कथन दूसरे में दिया हुआ है। और यह भारतीय न्यायपालिका हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करती है तथा ये ब्रिटिश जो भारतीय न्यायपालिका है ये ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली से अपनाई गई है। किससे? ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक प्रणाली से अपनाई गई है। और इसमें क्या पहले कथन में क्या दिया कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित तथा कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कानूनों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमारा पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एक और दो दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष तरीके से अर्थात किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता से है। दूसरा कथन है कि भारत में संवैधानिक प्रणाली संसदीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें शक्ति पृथक्करण को मान्यता नहीं दी गई है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल दो सही है तथा डी है एक और दो दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा पहला कथन क्या दिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष तरीके से अर्थात किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। तो हमारा पहला कथन सत्य। दूसरा कथन क्या दिया है कि भारत में संवैधानिक प्रणाली संसदीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें शक्ति पृथक्करण को मान्यता नहीं दी गई है। हमारा ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत की संवैधानिक प्रणाली में संसदीय प्रभुता की अवधारणा नहीं है। ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के संवैधानिक प्रणाली पर ये आधारित है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि भारत में संवैधानिक समीक्षा की शक्ति संविधान के माध्यम से केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। कारण आर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा शक्ति को संविधान के मूल ढांचे में स्पष्ट किया है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर पढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि
जनहित याचिका प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? जनहित याचिका प्रणाली के। तो पहला कथन दिया है कि यह न्यायिक सक्रियता का एक भाग है जो न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। दूसरा कथन है कि भारत में टीएन सेशन को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। नीचे क्या दिया है? नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 2, बी है 1 और 2 दोनों, सी है न तो 1 न ही 2, डी है केवल 1। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए पहले हम जनहित याचिका प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जनहित याचिका प्रणाली की अवधारणा सन 1860 में पीएन भगवती, किसके? पीएन भगवती तथा वीआर कृष्णा अय्यर ने दिया था। और इस जनहित याचिका प्रणाली के जनक पीएन भगवती हैं। यह जनहित याचिका प्रणाली हमारे न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। क्या? हमारे न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। तो इस हिसाब से हमारे पहले कथन में क्या दिया है कि यह न्यायिक सक्रियता का एक भाग है और जो न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत में टीएन सेशन को जनहित याचिका का जनक माना गया, तो ये गलत है। ये इसके जनक हैं पीएन भगवती। कौन? पीएन भगवती। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, केवल 1 सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित भारत में संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है कि 26 जनवरी 1949 में इसकी पहली बैठक हुई थी। तीसरा कथन है कि यह भारत का शीर्ष न्यायालय है और किसी मामले का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। नीचे दिया हो कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 3 सही है, बी है केवल 1 और 3 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है 2 और 3 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए पहले हम थोड़ा सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसे यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था तथा 28 जनवरी 1950 को इसकी बैठक हुई थी, ना कि 26 जनवरी को। कब हुई थी? 28 जनवरी और 1950 को इसकी बैठक हुई थी। तो हमारा दूसरा कथन असत्य है और इसका गठन 33 न्यायाधीशों की 33 न्यायाधीशों एवं 1+1 मुख्य न्यायाधीशों के रूप में होता है। कुल मिला के इसकी संख्या 34 होती है। कितनी? 34। तो इस हिसाब से हमारा इसमें आंसर बी सही होगा, 1 और 3 सही है। यानी यह भारत का शीर्ष न्यायालय जो और किसी मामलों का यह निर्णय करने का अंतिम प्राधिकारी है। इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बाद। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न मिलान करने का है, सुमेलित करने का। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि सूची प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सूची द्वितीय संबंधित अनुच्छेद से सुमेलित करने के लिए कहा है इसमें। तो आइए हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो हम अपीलीय क्षेत्राधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत तथा हमारा सलाहकार क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत तथा मूल अधिकार, माफ करिएगा, मूल क्षेत्राधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 131 तक तथा रिट क्षेत्राधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 32 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन A3, B1, C2 तथा D4। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ये भी सुमेलित करने वाला हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय को सूची द्वितीय विषय से सुमेलित कीजिए।
तो अध्याय दिया है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 तथा अध्याय 4। और इसमें न्यायालय की न्यायपालिका, दूसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तीसरा संघीय कार्यपालिका तथा चौथा संसद है। इसे मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो अध्याय प्रथम में यानी 1 में हमारा संसद से संबंध है, तथा बी में यानी अध्याय दूसरा हमारा, माफ करिएगा, हमारा अध्याय इसमें प्रथम संबंधित है संघीय कार्यपालिका से, अध्याय दूसरा संसद से संबंधित है, तथा अध्याय हमारा तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों संबंधित है, तथा हमारा अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, A3, B4, C2, D1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे 2 कथन दिए हैं, पूछ रहा है इसमें कौन सा सत्य है। तो पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए अधिकृत है। दूसरा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 निर्धारित है। नीचे दिया कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है केवल 2 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए अधिकृत है। तो ये हमारा पहला कथन असत्य है। दूसरा क्या हुआ है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 31 है। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उनकी संख्या हमारी 34 है। कितनी? 34। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है कि यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। आइए हम थोड़ा सा कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा कॉलेजियम प्रणाली, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के यानी उनके स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है ये। और इसमें और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में है, तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनका प्रावधान आर्टिकल 217 में है। तो इसमें पहले में क्या दिया हुआ है कि भारत के मूल संविधान में नहीं था, तो ये कथन सत्य है कि ये भारत के मूल संविधान में नहीं था। दूसरा है कि यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, तो हमारा ये कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दिया है 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, बी है 98 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, सी है 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, डी है 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। तुम्हारा चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा इसमें ऑप्शन सही है 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। तो आइए हम इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो इस अधिनियम 2014 में हुआ था। तो इसमें यह था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया गया था। जो यहाँ है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं हैं। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा है उसे राष्ट्रपति की मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो आइए हम पहले इनकी योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या अर्हताएं होती हैं। तो ये पहला है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, जो हमारे पहले कथन में दिया हुआ है। दूसरा है कि न्यूनतम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश होने चाहिए, जो कि हमारे दूसरे कथन में दिया है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है कि उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, जो कि हमारा ये भी तीसरा भी कथन सत्य है। चौथा है कि 10 वर्ष से अधिक या उसके हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए। क्या अधिवक्ता हाई कोर्ट का होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कारण आर है कि राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। नीचे क्या है कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए असत्य है किंतु आर असत्य है। सी है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है कि ए हमारा असत्य है और आर सत्य है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार आदि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि उनके वेतन भत्तों एवं भत्तों में वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती है। सी है कि उनके तीसरा है कि उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसमें दिया है कि कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए है 1 सही है, बी है 2 सही है, सी है 3 सही है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि केवल एक कथन सही है। इसमें है कि उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये गलत है, ये संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा होता है। दूसरा है कि उनके वेतन भत्तों में वित्तीय आपात के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये भी गलत है। तो हमारा तीसरा कथन सिर्फ सत्य है कि उनके वेतन भत्ते और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें एक कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा कथन है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा पहला कथन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये हमारा गलत है। ये अनुच्छेद 124 नहीं 126 से संबंधित है। किससे? 126 से। दूसरा दिया है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो हमारा दूसरा कथन
सत्य है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केवल। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची द्वितीय विषय से सुमेलित कीजिए। तो हम इसे सुमेलित करने का आइए प्रयास करते हैं। तो हमारा इसमें अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, तथा हमारा अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है, तथा हमारा अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित, तथा अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, A3, B2, C1, D4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। पहला है उनके कार्यकाल की सुरक्षा, दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि से व्यय, तीसरा है निश्चित सेवा शर्तें, चौथा है अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। तो इन चारों ऑप्शन नीचे चार कूटते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है केवल 1, 2 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या है? पहला है कि उनके कार्यकाल की सुरक्षा, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है कि भारत की आकस्मिक निधि से व्यय, तो ये हमारा असत्य है। ये आकस्मिक निधि से नहीं बल्कि संचित निधि से व्यय होता है। तीसरा है कि निश्चित सेवा शर्तें, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा है अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, तो ये भी हमारा सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1, 3 और 4। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से किन संदर्भों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता है? पहला है केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद, चौथा है वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले। नीचे 4 कूट दिए, बोल रहा है कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 2 और 4, डी है केवल 2 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता क्या है? तो पहला है कि केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तो हमारा पहला सही है। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दूसरा भी सही है। और इसमें क्या है कि तीसरे में क्या अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो ये गलत है। चौथा है कि वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, तो हमारा चौथा भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इसके निर्णय, कार्यवाही और उनके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। दूसरा है कि इनके पास न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित करने का अधिकार है। नीचे 4 कथन दिए, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो शक्तियां होती हैं, इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल 129 में है। किसमें? आर्टिकल 129 में। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इसके निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि इनके पास न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित अधिकार है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है, या किसके बारे में? मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है तमिलनाडु। नीचे 4 कूट दिए, पूछ रहा है कौन कौन सा सम्मिलित है। तो ऑप्शन है केवल 1 सम्मिलित है, बी है 1, 2 और 3 सम्मिलित है, सी है केवल 2 सम्मिलित है, डी है केवल 2 और 3 सम्मिलित है,
तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें मद्रास उच्च न्यायालय में हमारा पुडुचेरी आ जाता है तथा तमिलनाडु आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। केवल 2 और 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। किसमें? कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है कि इसके न्यायाधीश 60 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर रहते हैं। नीचे दिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसमें क्या दूसरे, तो हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इसके न्यायाधीश 60 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर रहते हैं, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसके न्यायाधीश 62 वर्ष तक की अवस्था पर अपने पद पर रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके एजुकेशनल ग्रुप व्हाट्सएप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि कथन कारण से संबंधित है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण आर है। कथन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों से व्यापक मानी जाती है। कारण आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के रक्षार्थ ही रिट जारी कर सकता है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ए तथा आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद से संबंधित है। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। तो आइए हम नीचे दिया है, पहला ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 223, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 228 तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 231। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 223 क्या कहता है, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। मुख्य नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 226 में रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसमें रिट निकालने की उच्च न्यायालय से शक्ति है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतःकरण है। क्या है, उच्च न्यायालय को अंतःकरण है, अंतरण है। अनुच्छेद 231 क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों, यानी जो हमारे इसमें दिया है 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इसमें हमारा इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 231 इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया कि यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दूसरा है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1866 को की गई थी। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 2,
बी है न तो एक न ही दो, सी है केवल एक, तथा डी है एक और दो दोनों। तीन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई कब हुई थी, 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या 72 थी। कितनी, 72। और ये सबसे पुराना न्यायालय है। क्या, सबसे पुराना न्यायालय है। तो पहले कथन में क्या कह रहा है कि ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो पहला कथन सत्य है। बी कह रहा है कि इसके, दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1866 में हुई थी, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पहला कथन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा कथन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल दो सही है, तथा डी है एक और दो दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित, तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, तो ये हमारा गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। किसके, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के परामर्श से करता है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे मूल रूप से वर्ष 1887 में आगरा में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। तो आइए पहले हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंध में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च कब 17 मार्च सन 1866 में आगरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, आगरा में हुई थी। तो हमारा इस हिसाब से हमारा पहला कथन असत्य होगा। आगरा तो सही है परंतु 1887 सन गलत दिया है, ये 1866 होगा। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर वॉल्टर मॉर्गन, जो कि हमारा दूसरे कथन में दिया है। तो ये हमारा दूसरा कथन सही होगा। फिर उसके बाद 1869 यानी 1869 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था आगरा से। कहाँ पे, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में, जिसे हम अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। तो पहला कथन भी हमारा असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी होगा, केवल दो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है विलियम कॉमर पैथराम, दूसरे हैं लुइस एडिन केट्सू, तीसरे हैं हेनरी जॉर्ज रिचर्ड्स, चौथे हैं शाह मोहम्मद सुलेमान। तो इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो विलियम कॉमर पैथराम कब से कब तक थे न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो ये सन 1884 से 1886 तक थे। तथा लुइस एडिन कैट्सो 1898 में न्यायाधीश थे। हेनरी जॉर्ज रिचर्ड 1911 से 1919 ईस्वी तक थे। तथा शाह मोहम्मद सुलेमान 1932 से 1937 ईस्वी तक इसके न्यायाधीश थे। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, इसे भी कालक्रम में व्यवस्थित करना। तो पहला नाम है मनुलाल चुन्नीलाल देसाई, दूसरा है विधु भूषण मलिक, तीसरा है वशिष्ठ भार्गव, चौथा है OH मुथाम। तो इसको
कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहला है कि मनुलाल चुन्नीलाल देसाई कब से कब तक थे, तो ये थे 1961 से 1966 तक, तथा विधु भूषण मलिक थे 1947 से 1955 तक, तथा वशिष्ठ भार्गव थे 1967 तक, यानी 1967 में 25 फरवरी से ये 7 अगस्त तक थे। कब तक? 7 अगस्त तक। तथा OH मुथाम थे 1955 से लेके 1961 तक। कब तक? 1961 तक। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3, यानी पहले विधुलाल, उसके बाद OH मुथान, उसके बाद मनुलाल चुन्नीलाल देसाई, तथा उसके बाद अंत में वशिष्ठ भार्गव। तुम्हारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न भी, इसको भी व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। तो क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला नाम दिया है दीपक मिश्रा का, दूसरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े, तीसरा है रंजन गोगोई, तथा चौथा है NV रमण। तो इन्होंने पहले का आइए देखते हैं, ये कब से कब तक थे। तो दीपक मिश्रा जी थे 2017 से 2018 तक, तथा शरद अरविंद बोबड़े थे 2019 से 2021 तक, तथा रंजन गोगोई 2018 से 2019 तक। इन्होंने राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया था, जो एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में माना जाता है। तथा NV रमण थे 2021 से 2022 तक। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 3, 2, 4, यानी दीपक मिश्रा, उसके बाद रंजन गोगोई, उसके बाद शरद अरविंद बोबड़े, अंत में NV रमण। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति फातिमा बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। दूसरा कथन है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी रही थी। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा पहला कथन क्या दिया है? हमारा पहला कथन दिया है कि वह उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि सत्य है। दूसरा है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी अध्यक्ष रही थी। तुम्हारा दूसरा भी सत्य है, फातिमा बीबी के संदर्भ में न्यायमूर्ति। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 65 वर्ष, तथा डी है 70 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि ये 65 वर्ष तक न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है उच्चतम न्यायालय के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित न्यायिक वादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सज्जन सिंह बनाम यानी सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का केस कब हुआ था। दूसरा है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। तीसरा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। चौथा है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये सब कब कब हुआ था इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सज्जन सिंह का हमारा केस कब हुआ था? 1965 में, तथा शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का केस हुआ था 1951 में। केशवानंद भारती का केस हुआ था 1973 में, तथा गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का हमारा केस हुआ था 1967 में। कब? 1967 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, यानी पहले शंकरी प्रसाद बनाम सरकार केस हुआ था, उसके पश्चात
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस हुआ था, उसके पश्चात गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस हुआ था, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस हुआ था, जो अंत में 1973 में हुआ था। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि इसको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित न्यायिक वादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, तीसरा है कीतो हुल्लोहन बनाम जाची लहू, चौथा है माफ करिएगा ये गलत यहाँ दिया है, बनाम भारत संघ केस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये एक बाल इसमें हमारे यौन उत्पीड़न की परिभाषा पहली बार दी गई थी, यौन उत्पीड़न की इसमें पहली बार परिभाषा दी गई थी। तथा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस हुआ था हमारा 1985 में। केतो बनाम जाची लहू केस हमारा हुआ था 1992 में। तथा अरोड़ा रामबाग शानबाग बनाम हमारा भारत संघ केस हुआ था 2011 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 और 4। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित न्यायिक वादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करने का प्रश्न है। तो इसमें है कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ, दूसरा है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, तीसरा है नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो लिली थॉमस हमारा केस कब हुआ था? ये हुआ था 2013 में। 2013 में इसमें ये था कि जो सांसद या विधायक हमारे अपराधी पाए जाएंगे उन्हें 2 वर्ष का कारावास तथा अगले 6 वर्ष तक उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे में क्या है? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत केस, ये कब हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। तथा हमारा तीसरा केस नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस हुआ था 2018 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित न्यायिक वादों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है बेरूबारी यूनियनवाद, दूसरा दिया है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, चौथा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। तो आइए देखते हैं कि बेरूबारी यूनियन विवाद कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था 1960 में। कब? 1960 में। तथा ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद हुआ था हमारा 1950 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद हमारा केस हुआ था 1967 में। तथा हमारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद केस हुआ था 1951 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। दूसरा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। नीचे है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है कि अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि 323B नहीं 323A से में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। तो चलिए इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केवल 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरणों की स्थापना हेतु अधिकृत है। पहला है भारतीय संसद, दूसरा है राज्य विधान मंडल। नीचे 4 कूट दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल 2,
बी है केवल ए, सी है न तो एक न ही दो, डी है एक और दो दोनों। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसके अधिकृत है? सही आंसर करिएगा। तो इसमें पहला है कि भारतीय संसद, जो कि हमारा इसमें अधिकरणों की स्थापना हेतु ये अधिकृत है, भारतीय संसद अधिकृत है। दूसरा भी हमारा अधिकृत है, तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल अधिकरण AFT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया होगा कि यह भारत का एक सैन्य अधिकरण एवं संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कि इसकी स्थापना सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 के तहत दी गई थी। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल ए, बी है न तो एक न ही दो, सी है केवल दो तथा डी है एक और दो दोनों। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए थोड़ा सा हम AFT के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो AFT भारत का एक सैन्य अधिकरण एवं संवैधानिक माफ करिएगा, एक यह वैधानिक निकाय है। क्या? वैधानिक निकाय है तथा यह इसकी स्थापना 8 अगस्त 2009 को हुई थी। तो पहला कथन क्या दिया कि यह भारत का एक सैन्य अधिकरण एवं संवैधानिक निकाय, जो कि गलत है, संवैधानिक नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि इसकी स्थापना सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई। तो ये सही है, ये 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 2009 में। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 2008 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। दूसरा है कि इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई हैं। नीचे दिए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल दो सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल एक सही है, डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा इसमें सही है। तो क्या दिया हुआ है कि इसकी स्थापना, पहला कथन में इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ना कि 2008 में हुई थी। दूसरा क्या है कि इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई। तो ये हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केवल दो। तो हम अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, इन्हें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया। दूसरा कथन है कि ये न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तीसरा है कि इन्हें केवल निर्धारित दीवानी के सामान्य मामलों में सुनवाई करने के लिए कुछ शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए, बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है 1, 2 और 3 सही है, सी है केवल 1 और 3 सही है, डी है केवल 2 और 3 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो जो ग्राम न्यायालयों का प्रावधान है, ये आर्टिकल 3 क्लॉज 1 से संबंधित है। तो इसमें क्या दिया कि इन्हें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था, जो कि सत्य है। दूसरा है कि यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो दूसरा कथन हमारा असत्य है। तीसरा दिया है कि इन्हें केवल निर्धारित दीवानियों के मामलों के सामान्य मामलों में सुनवाई करने के लिए कुछ शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हमारा तीसरा कथन भी असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सत्य है। तो अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1978 में, बी है 1984 में, सी है 1997 में,
तथा डी है 2004 में। तो आइए हम पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि विवाह और जो पारिवारिक न्यायालयों के मामले होते हैं इसका समाधान तथा सुलह हो जाए, तुरंत त्वरित रूप से हो जाए। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1984। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। और अंतिम में आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, गुड नाइट।